नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो हम लोग जो ईएमआरएस और एनवीएस के लिए आपका कंपलसरी पेपर होता है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। ठीक है, उसकी सीरीज चल रही है और जिसमें से आपके रीजनिंग करवाई जा रही है और आईसीटी। ठीक है, इसके साथ ही हिंदी और इंग्लिश जो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है वो भी करवाया जा रहा है। ठीक है, और करंट अफेयर जो है आपका एजुकेशनल, एक तो करंट अफेयर है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट है जैसे अवार्ड वगैरह आपसे पूछ लिए जाते हैं, या फिर कोई चीज फर्स्ट टाइम हो रही है, या कोई बहुत ज्यादा फेमस चीज है, तो वो भी आपके एग्जाम में करंट अफेयर पूछा जाता है। ठीक है, हम लोग इसकी करंट अफेयर क्लासेस काफी पहले से कर रहे हैं। ठीक है, अब आपका मैं मंथली वाइज भी यहाँ पे लेके आऊंगी। तो आज आपको 16 तारीख को ये दिख गया होगा 5 बजे। ठीक है, शाम को 5 बजे आएगा। ये मंथली होगा, जैसे अभी हम लोगों ने सबसे पहले दिसंबर का स्टार्ट किया है। दिसंबर में आपके जो भी एजुकेशनल करंट अफेयर इम्पोर्टेंट है, एनवीएस हो गया, आपका केवीएस हो गया, इसके बाद आपका आरआरबी का भी एग्जाम लगा है, मतलब टीचिंग एग्जाम के जो है आपके, वहाँ सब में ही वो आपको काफी अच्छी फायदा करेगी वीडियो। ठीक है, तो जरूर देखिएगा। उसमें से 100 से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दिसंबर में जो चीजें हुई हैं उसको लेके आया जाएगा। ठीक है, तो उसकी भी अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। जिनको भी नोटिफिकेशन नहीं जाता है वो बेल आइकन पे जाके ऑल वाला बटन जरूर क्लिक कर दें, जिससे कि जब भी क्लास आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो आज हमारा 5वां सेट है। यहाँ पे आज हम लोग एनवीएस में जो फीमेल स्टाफ नर्स का पेपर हुआ था, ठीक है, उसको यहाँ पे करेंगे। और जो आपका अभी लेटेस्ट में ही, मतलब पिछली बार जो वैकेंसी आई थी तब हुआ था 8 मार्च को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, रीजनिंग का सेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है, ताहिर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको दिशाएं पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो आपका इधर क्या होता है, पूर्व, इधर क्या होता है, पश्चिम, इसके बाद ऊपर आपका होता है उत्तर। ठीक है, और नीचे क्या होता है, दक्षिण दिशा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि जो ताहिर है पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक है, तो पश्चिम दिशा इधर है, तो ताहिर का मुंह किधर होगा, इधर साइड में होगा। ठीक है, इसके बाद बोले फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, मतलब 90 डिग्री किधर घूमता है, यहाँ पे ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, अब क्लॉकवाइज आपकी घड़ी इस प्रकार से चलती है ना, तो क्लॉकवाइज इधर घूमेगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री आपको, तो ये तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा। यहाँ से हम लोग इस प्रकार कर लेंगे, मुंह किधर है, इधर। अब यहाँ से जब 90 डिग्री घूमेगा, ठीक है, यहाँ से इस प्रकार से अपनी डायरेक्शंस होती हैं, तो 90 डिग्री जब घूमेगा तो कहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे, ये उत्तर में यहाँ से पहुंच जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री यहाँ पे घूमेगा, कैसा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का भी हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं, इस प्रकार से इधर घूमा। इसके बाद बोले हैं, उसके बाद 135 वामावर्त। अब ये क्या घूम रहा है, 135 एंटी क्लॉकवाइज। वामावर्त का मतलब क्या होता है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करता है। ठीक है, अब यहाँ पे है, अब यहाँ से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 प्लस 45 कितना हो जाता है, जब 90 प्लस 45 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 135। ठीक है, तो पहले तो ये, इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो पहले क्या, ये 90 आया, फिर 45 डिग्री और आया, क्योंकि पूरा अगर जाएंगे तो 90 हो जाएगा, तो इस प्रकार से कुछ ये आपका 135 डिग्री इधर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे और क्या क्या बोल रहा है। उसके बाद वो 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब फिर से वो वामावर्त घूम रहा है, वामावर्त का मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे है, अभी इसका वो इधर है, तो 45 डिग्री और वामावर्त घूमेगा। ठीक है, तो ये इतना, और यहाँ पे जब घूमेगा 45 डिग्री, ठीक है, इतना, तो ये इस इधर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद पूछा गया है कि अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो आपको समझ में आ गया ना, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है उस प्रकार से हम लोग इसको करते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे है, ये यहाँ पे अभी खड़ा है,
ठीक, जब ये खड़ा है तो इसका मुंह किधर होगा, इधर साइड में होगा। और इधर कौन सी दिशा होती है जब हम लोग इस प्रकार से देखते हैं, तो यहाँ पे कौन सी होती है, दक्षिण दिशा। ठीक है, तो ये इधर आपका दक्षिण दिशा हो जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण, साउथ, यानी कि वो इस समय साउथ में अपना मुंह करके खड़ा है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे आपको एक सीरीज दी गई है, उसके हिसाब से आपको जो नेक्स्ट टर्म है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब नेक्स्ट टर्म यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे सीरीज जो भी दी गई है उसको लिख लेते हैं। आपका जी डी एम टी, ठीक है, फिर क्या दिया गया, के जेड क्यू पी, फिर दिया गया ओ वी यू एल, फिर दिया गया आपका एस आर वाई एच। ठीक है, अब पहले तो इस इनमें सब में संबंध हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होगा। यहाँ पे क्या संबंध होगा, तो जैसे जी, ये वाला पहला टर्म है और इसका पहला टर्म, तो जी के कितने बाद के आता है, अगर इसमें चार और हम देखेंगे, जी एच आई जे के, तो +4, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, के आ जाएगा। ठीक है, और के के बाद फिर +4 जब हम लोग करते हैं तो क्या आ जाएगा, आपका ओ आ जाएगा, प्लस इसमें 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एस। ठीक है, जैसे जिस प्रकार से ए बी सी डी के यहाँ पे टर्म हम लोग देख रहे हैं, इस प्रकार से ए बी सी डी, तो ये 1 2 3 4 5 ऐसे ही आगे होता चला जाएगा। ठीक है, इसके डी के बाद हम लोग देखते हैं, तो अब आपका होगा कि डी के बाद जेड कैसे आ गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि माइनस हो रहा है, मतलब उल्टी साइड में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे, जैसे यहाँ पे 1 2 3, अब अगर हम पूरी एबीसीडी लिखेंगे तो जेड के इधर साइड में क्या आएगा, सॉरी डी के क्या आएगा, 4 बाद जेड आ जाएगा, तो यहाँ पे -4 हो रहा है। ठीक है, फिर जेड के और 4 पीछे हम लोग जाएंगे तो क्या आता है, वी आता है। ठीक है, वी आता है। आपको समझ में अगर ना आए तो बता दीजिएगा, पूरी एबीसीडी यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दे रही हूँ। जैसे ABCDEF GHI JKLM, इसके बाद NPQ, इस प्रकार से इसे नंबरिंग करेंगे पूरे की, तो वो एंटी क्लॉकवाइज चलता रहेगा। इसके बाद फिर -4 जब हम लोग जाएंगे तो क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे M में क्या करेंगे, +4 करेंगे तो Q आ जाएगा, फिर Q में +4 करेंगे तो U आ जाएगा, और U में +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, Y। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस आया, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस। यहाँ पे -4 जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, फिर -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, L, फिर माइनस जब 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका H आ जाएगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस इन चारों में बन रहा है, इसी के हिसाब से हमारा जो पांचवा आएगा, तो सबसे लास्ट में क्या आया था, +4 करने पे S आया था, जब इसमें +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एस के बाद जब हम लोग 4 और काउंट करेंगे +4 तो क्या आ जाएगा, डब्लू आ जाएगा आपका। फिर यहाँ पे आर के बाद माइनस हो रहा है, तो आर में जब हम लोग -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ठीक है, -4 जब करेंगे इसके बाद फिर से प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो वाई में +4 करेंगे जब यहाँ पे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर माइनस होगा, ठीक है, प्लस माइनस इस प्रकार से, तो जब इसमें माइनस हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, एच दिया गया, एच में माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से यहाँ पे पूरी आपकी श्रृंखला बन जाएगी, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, WNC D। ठीक है, WNCD आपका डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों को भी रीजनिंग में दिक्कत है, यहाँ पे मैं अच्छे से डिटेल में इसीलिए समझा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखो अब ये वाला क्वेश्चन आपका सेम ऐसे ही है, तो आप लोग इसको खुद से करके लाइएगा, सेम जो पैटर्न अभी बताया गया है वैसे ही ये फॉलो होगा। ठीक है, A+ABCD आप लिख के उसकी काउंटिंग करेंगे, उस हिसाब से जो है यहाँ पे क्या क्वेश्चन पहले पढ़े थे, 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर्स क्लस्टर आर alike in some manner and one is different। ठीक है, आइडेंटिफाई द वन दैट इज डिफरेंट। तो यहाँ पे 4 जो दिए गए हैं इनमें आपको पूरा रिलेशन निकालना है कि क्या इसमें सीक्वेंस बन रहा है। तो यहाँ पे जो है 3 में सीक्वेंस बन रहा होगा, लेकिन एक कोई है जिसमें सीक्वेंस नहीं बन रहा होगा। ठीक है, तो पैटर्न वही है जो पहले अभी आपको बताया है,
उस हिसाब से यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। और तो ये आपका कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा कि इसमें कौन सा आपका आंसर होगा, ठीक है। पैटर्न सेम वही है जैसा अभी बताया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ललित की ओर इशारा करते हुए आकांक्षा ने कहा, वह मेरी बेटी के पिता के ससुर का इकलौता बेटा है। ललित की माँ आकांक्षा के पिता से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या है, ललित की ओर इशारा करते हुए आकांक्षा ने कहा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आकांक्षा को क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आकांक्षा ये हो गई, ठीक है। आकांक्षा यहाँ पे हो गई। ललित की ओर इशारा करते हुए आकांक्षा ने कहा, ठीक। अब ललित हम लोग इधर कहीं भी ले लेते हैं। ललित, इन्होंने क्या कहा, वह मेरी बेटी के पिता, इनकी बेटी है, इनकी बेटी कोई होगी, ठीक है। बेटी के पिता, इनकी बेटी के पिता है तो इनके कौन हो जाएंगे, हस्बैंड हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे जो भी है इनके कौन हो जाएंगे, ये हस्बैंड या पति हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मेरी बेटी के पिता तो हस्बैंड ही हो गए आकांक्षा के। पिता के ससुर का, पिता के ससुर का, अब देखो मेरी बेटी के पिता के ससुर, अब इन ये बेटी, मेरी बेटी के पिता के ससुर, अब इनके ससुर जो होंगे, इनके जो भी ससुर हैं, ठीक है। तो इनके ससुर कब होंगे, जब आकांक्षा के क्या होंगे, पिता होंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। ससुर का इकलौता बेटा है, ससुर का, अब ये ससुर आकांक्षा के पिता हो गए, इनका इकलौता बेटा है, ठीक है। ये कैसा है, इकलौता बेटा है। तो ये आकांक्षा का क्या हो गया, यही पूछा गया ना, ललित की माँ आकांक्षा के पिता से किस प्रकार संबंधित है। तो अब यहाँ पे पूछा गया है, तो ये क्या हो गया, आकांक्षा और ललित क्या हो गया, भाई बहन हो गए, ठीक है। यहाँ पे पूछा ललित की माँ, और ललित की माँ यहाँ पे कौन हो जाएंगी, देखो इनके ललित बेटा हो गया, आकांक्षा पुत्री हो गई, ये पुत्र हो गया, ये पुत्री हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है ललित की माँ, तो जो ललित की माँ होगी वही आकांक्षा की माँ होगी, मतलब इनकी क्या होंगी, पत्नी होंगी, ठीक है। ललित की माँ आकांक्षा के पिता से किस प्रकार संबंधित है। तो ललित की जो माँ है, ठीक है, ललित की जो माँ है आकांक्षा की वही माँ है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे जो रिश्ता निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, और यहाँ पे ललित की माँ, ठीक है, आकांक्षा के पिता, ललित और आकांक्षा भाई बहन है, तो ये माँ और पिता क्या हो गया, हस्बैंड और वाइफ हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, वाइफ, पत्नी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित व्यंजक में प्रश्न चिन्ह दिया गया के स्थान पे कौन सा अनुमानित मान आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन है सीधी से, अगर देखें तो यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये दिए गए हैं, ठीक है। जैसे मैथ अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ी है, तो अगर पॉइंट के बाद 5 तक है तो उसको हम लोग उतना ही काउंट करेंगे, जैसे 6.5 है, 6.4 है, तो इसको फाइनली हम लोग क्या काउंट करते हैं, 6। अगर पॉइंट के बाद 6 से बड़ा है, 6 है, 7 है, 8 है, मतलब 7.8 है, तो इसको जब हम फाइनली काउंट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 8 बोलेंगे, ठीक है। ये चीज होती है ना 5 के अंतर में। तो इसको उसी प्रकार से लिख लेंगे। यहाँ पे 121.0 जीरो है, तो इसको क्या लिख लेंगे, 121 ही लिख लेंगे। और फिर भाग का निशान यहाँ पे लगा है। इसके बाद 10 के बाद 9 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 11, ठीक है। इंटू 15 का 0 है तो ये 15 ही रहेगा क्योंकि 5 से छोटा है। प्लस यहाँ पे भी ये 4 ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी क्या रहेगा, ये 24 ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पे भी 0 है, ठीक है। एक अंक केवल देखते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ से 5 से बड़ा है तो यहाँ पे एक अंक बढ़ जाएगा, अगर 5 से छोटा है तो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो 24 हो गया, इसके भाग का निशान लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो बॉडमास का नियम होता है, ठीक है, बॉडमास का नियम आपने पढ़ा होगा 10th क्लास तक, उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, बॉडमास में देखें ब्रैकेट, फिर ओ मतलब क्या होता है, कोई ब्रैकेट, जैसे 3 ब्रैकेट 5 लिखा है, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर यहाँ से देखेंगे डिवाइड, तो सबसे पहले तो डिवाइड होगा, ठीक है।
तो जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 11 का 121 में डिवाइड करेंगे तो क्या कितना आएगा 11, ठीक, इंटू ऐसे लगा देंगे 15 हो जाएगा, प्लस 4 भी ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस अब इनमें डिवाइड कहाँ है, तो जब 24 का डिवाइड 2 से करेंगे तो कितना आएगा 12 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद डिवाइड का हो गया, इसके बाद क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में 11 और 15 का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 165, ठीक है, प्लस 4 ऐसे लिख लेंगे, माइनस 12 ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद क्या आएगा, ए से क्या होता है एडिशन, यहाँ पे ऐड करेंगे इन दोनों को 169 ये हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का 12 ऐसे ही रहेगा। फिर इसको जब इससे घटाएंगे तो कितना आएगा 157, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका 157, मतलब ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आ रही है, ये पॉइंट के बाद वाली समझ में आएगी। अगर 5 तक है तो आपकी वही संख्या रहती है, पॉइंट के एक अंक तक देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है 09, तो ये दूसरा नहीं देखेंगे, ये तुरंत बाद वाला देखेंगे, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग ऐसे नंबर्स लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बोला गया यदि ए का अर्थ जोड़ है, मतलब ए को क्या किया गया एडिशन बोला गया है, यहाँ पे जो दिए गए, तो यहाँ पे 24, इसके बाद ए को एडिशन बोला है, बी को क्या बोला है मल्टीप्लिकेशन, सी को बोला है सब्ट्रैक्शन, एंड डी को क्या डिनोट किया डिवीजन। तो वैसे लगा लेते हैं, तो सी को यहाँ पे पहले सी है, सी को क्या बोला है इन्होंने, सी को अगर यहाँ पे देखेंगे तो घटाओ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर 36 डी को क्या बोला है इन्होंने डिवीजन, तो यहाँ पे डिवीजन का निशान लगाएंगे। इसके बाद क्या है 9 है, फिर ए है, ए को क्या बोला एडिशन, यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है। फिर 18 दिया गया आपका, बी के स्थान पे क्या बोला है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पे। फिर ये ब्रैकेट लगाया है, तो 75, और डी के स्थान पे क्या बोला है डिवीजन, ठीक है। तो इसको 15 से क्या करेंगे 15 यहाँ पे करेंगे, फिर ब्रैकेट बंद है तो वैसे ही करते जाएंगे। सी को क्या बोला गया है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। फिर आपका 30 लिखा हुआ है, तो ये सिंपल हो गया, जैसे जैसे बोला है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे किस प्रकार से, जो बॉडमास का नियम है उस हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये 24 माइनस 9 का भाग यहाँ पे देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 18 इंटू 15 का इसमें भाग देंगे तो 5 हो जाएगा माइनस 30, ठीक है। इसके बाद क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 माइनस 4 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 90 माइनस 30, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग इसको घटा लेंगे पहले प्लस प्लस वाले हैं उनको जोड़ लेंगे, जैसे ये 24 आपका प्लस का है 90 प्लस का है, तो ये दोनों जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा 114, और माइनस 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 वाले क्योंकि एक जैसे जब सिंबल होते हैं तो क्या होता है एडिशन हो जाता है, ठीक है। 24 और 30 कितना हो जाएगा 4 और 30 यहाँ पे 34 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा 80 बचेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद ये फिर से आपका डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है अभी यहाँ पे, एक सेकंड में यहाँ पे देख लेती हूँ। यहाँ पे फिर से श्रृंखला दी है, और यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म यहाँ पे आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आपका 44 दिया गया है, और उसके बाद 125, ठीक है। तो 44 में कितने ऐड करेंगे, यहाँ पे 44 प्लस कितने ऐड करेंगे यहाँ पे 81, अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 125 आ जाएगा। फिर 125 में कितने ऐड करें कि 189 आ जाए, तो यहाँ पे 16 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 189। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे कितने ऐड करेंगे कि ये, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो इधर वाली संख्या से ये वाली संख्या घटा दो तो आप आराम से आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका 49, ठीक है। ये 238, इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया गया है 274, तो यहाँ पे कितना ऐड होगा 36, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट तो हमें निकालना ही है, ठीक है, यहाँ वाला टर्म हमें निकालना है। अब देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ सीक्वेंस बन रहा होगा, ये 81 है, ये 9 का स्क्वायर होता है, इसके बाद जो 64 है ये 8 का, ये किसका हो गया 7 का, ये हो गया 6 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद 6 का स्क्वायर ये हो गया,
ठीक है, यहाँ पे कितना था 274। अब ये वाला हमें निकालना था। तो 9 8 7 6 यहाँ पे किसका आ जाएगा 5 का, मतलब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। इस संख्या में 25 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, जब हम लोग इसमें 25 ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 299। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से ये सीरीज वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, सिंपल ही होते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, यहाँ पे फिर से ये डायरेक्शन वाला दिया गया, तो अभी मैं आपको डायरेक्शन वाला करवा चुकी हूँ। ये करके लाइए, देखो जिन बच्चों का नहीं होता है कमेंट सेक्शन में मुझे वो भी बताइए, तो मैं नेक्स्ट क्लास रहेगी ना तो वहाँ पे ये क्वेश्चन करवा दूंगी। बाकी जो मैंने अभी बताया है कैसे कैसे निकालना है, ठीक है, सिंपल है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आपका दिया गया है ये भी आपका कौन सा है, रिलेशन ही बताना है। देखो ए इंटू इसका मतलब है कि ए का पिता है, इस प्रकार से ए आप लगाने की कोशिश करिएगा, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको बताऊंगी। और आप जब तक खुद नहीं लगाएंगे तब तक ये कभी भी आपसे सॉल्व नहीं होगा। इन बच्चों की भी दिक्कत आती है इसमें उसके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं। अब आपका है इंग्लिश वाला पोर्शन, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिफाइंग इन नेचर है आपकी इंग्लिश। ठीक है, तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो जरूर इसकी ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपका इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे आपको पूरा एक सेंटेंस दिया गया है और सबसे ज्यादा कौन सा अप्रोप्रिएट है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो इन कनेक्शन विद द रैगिंग हैव यू फाउंड आउट अगेंस्ट द प्रिंसिपल एज ऑर्डर्ड इन इंक्वायरी। यहाँ पे पूछा गया कि जैसे रैगिंग का कनेक्शन होने की वजह से क्या तुम्हें पता है कि प्रिंसिपल किसके ऊपर इंक्वायरी का ऑर्डर करेंगे। ठीक है, तो किसके ऊपर करेंगे, क्या आ जाएगा हुज। हुज मतलब क्या होता है किसको, तो किसको नहीं आएगा विच। कौन सा, विच मतलब हो जाता है कौन सा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया कौन। ठीक है, हु मतलब हो गया कि किस पर। ठीक है, तो यहाँ पे सही क्या आ जाएगा हुम आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पे आपको एडम्स भरनी है। वेन आलोक डिड नॉट गेट टिकट टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ही वॉज वेरी डिस्टर्ब एंड फेल्ट। मतलब जब आलोक को इलेक्शन की टिकट नहीं मिली तो बहुत डिस्टर्ब हो गया और उसको ऐसा लग रहा था, उसको कैसा लगेगा यहाँ पे एट द बैक ऑफ हिज माइंड, उसके माइंड में कुछ चल रहा है। ऑफ हिज रडार मतलब उसकी जो पहुंच है उससे बाहर। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड मतलब उसको लग रहा था कि दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है या फिर बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है। ठीक है, ऑड मैन आउट, यहाँ पे सही सटीक क्या हो जाएगा लेफ्ट आउट इन कोल्ड। इसका मतलब क्या होता है नजरअंदाज करना। ठीक है, नजरअंदाज करना, तो ये आपको यहाँ से पता चले। उसके अलावा जो और भी एडम्स दी गई उनके भी मीनिंग आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब यहाँ पे आपको जो अंडरलाइन वर्ड है उसका सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया जोसेफ इज अर्डेंट फैन ऑफ रोहित शर्मा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जोसेफ जो है रोहित शर्मा का बहुत ही मतलब एकदम वैसा नहीं, बहुत ज्यादा फैन हो जाते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा पसंद है इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लाइवली। लाइवली का मतलब क्या होता है कि जीवंत या रोचक। ठीक है, रोचक। इसके काम तो शांत हो जाएगा तो ये होगा नहीं, हिडन मतलब छिपा हुआ। तो वो लेकिन कैसा फैन है बहुत ही कीन। कीन का मतलब क्या होता है बहुत ही उत्सुक, मतलब एकदम से रोहित शर्मा को देखता है तो एकदम से खुश हो जाता है बहुत। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे अब आपको एंटोनियम्स वर्ड बताने हैं। द रूट्स ऑफ द ट्री हैड गॉन डीप इनटू द ग्राउंड। तो डीप का आपको बताना है, ये तो सिंपल ही है। डीप का क्या हो जाएगा? डीप का मतलब होता है बहुत ही गहरा, ठीक है। तो सैलो या फिर सीक्रेट, सीक्रेट मतलब कोई रहस्य हो गया, ठीक है। और क्लोज मतलब बहुत ही खास, बहुत खास हो गया, कहते हैं ये मेरा क्लोज फ्रेंड है, इस प्रकार से। इसके बाद है तीसरा वर्ड स्टीप। तो स्टीप का मतलब क्या होता है? भिगोना, ठीक है, भिगोना या फिर तीव्र ढलान वाला, ठीक है। तो यहाँ पे और सैलो की अगर बात की जाए तो इसका मतलब क्या होता है? छिछला या धुंधला, ठीक है, छिछला या ऊपरी, ऊपरी ऊपरी से ऐसे। तो यहाँ पे बोला गया कि जो ट्री की रूट है वो बहुत ही गहरी से तात्पर्य है। डी मतलब क्या होता है? बहुत ही गहरा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सैलो आपका हो जाएगा खोखला या फिर छिछला या फिर ऊपरी ऊपरी जो चीजें होती हैं, ठीक है। तो डीप का एंटोनियम बिलोंग शब्द क्या हो जाएगा? सैलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है सबसे सटीक। नो सूनर हैड रवि टेकन, फिर ब्लैंक दिया गया हिज जैकेट एंड शूज देन ही फाउंड, फिर ब्लैंक दिया ही वुड हैव टू लीव अगेन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमेशा नो सूनर हैड रवि टेकन हिज जैकेट। तो टेकिन के साथ क्या है? अपने जब सेंटेंस पढ़ते हैं तो टेकिन ऑफ आता है हमेशा, ठीक है। यहाँ पे अलोंग नहीं आएगा, टेकिन अलोंग हिज जैकेट। ऑन, ऑन भी नहीं, अवे यहाँ से क्या आ जाएगा? ऑफ आ जाएगा, ठीक। हिज जैकेट एंड शूज देन ही फाउंड आउट ही वुड हैव टू लीव अगेन। जैसे उसने देखा कि उसे फिर से जाना है, तो उसने क्या किया? अपनी जैकेट को लिया और अपने जूतों को देखा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। टेक ऑफ मतलब क्या होता है? टू रिमूव क्लॉथिंग फ्रॉम वंस अनदर बॉडी, ठीक है। मतलब कोई चीज रिमूव करना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखें। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कंप्लीट्स द गिवन पार्ट ऑफ द प्रोवर्ब। अब यहाँ पे प्रोवर्ब पूछा गया है। प्रोवर्ब क्या होता है? जो वर्ब किस जगह पे वर्ब के साथ यूज की जाती है, ठीक है। तो अब बैड वर्कमैन ऑलवेज यहाँ पे पूछा गया है, तो इसके साथ कौन सा आएगा? यहाँ पे एडम्स भी आप बोल सकते हैं। ब्लेम हिज टूल्स मेक ए लॉट ऑफ मिस्टेक डस सॉडी जॉब गेट लेस वर्क, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैड वर्कमैन ऑलवेज मतलब कोई खराब व्यक्ति है, किसी को कुछ करना नहीं है, तो वो क्या बताता है? जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, नाच ना आए आंगन टेढ़ा, ऐसे। तो वो क्या बताएगा कि मेक्स ए लॉट ऑफ मिस्टेक्स, है ना। जैसे लोमड़ी की हम लोग कहानी बचपन से ही सुनते हैं कि अंगूर खट्टे होते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, उसको नहीं मिलते, फिर क्या कहती है? अंगूर खट्टे हैं, ठीक है। तो यहाँ बैड वर्कमैन ऑलवेज मेक्स ए लॉट ऑफ मिस्टेक्स, ठीक है, ये नहीं होगा। इसके बाद ब्लेम्स हिज टूल्स, ठीक है, डस अ सॉबी जॉब मतलब बहुत ज्यादा उसके लिए एफर्ट डालता है। लेट्स लेस वर्क कम काम करता है। जो खराब व्यक्ति है, खराब से मतलब यहाँ पे हो गया कि जो आलसी है, उससे भी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे लोमड़ी का उदाहरण अगर देखें तो अंगूर नहीं मिलते तो क्या कहती है कि अंगूर खट्टे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्लेम्स हिज टूल्स मतलब कि किसी न किसी चीज की शिकायत करते रहते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सटीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। यहाँ पे बना है द पीएचडी स्टूडेंट प्रिपेयरिंग टू सबमिट हर थीसिस, फिर ब्लैंक है इन जून एट वर्स्ट इन जुलाई। मतलब या तो जून में उसको करनी है, नहीं तो हर हाल में जुलाई में करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे इफ तो होगा नहीं, इफ इन जून आल्सो एट वर्स्ट, ऐसा था नहीं। इफ मतलब जून में भी करेगा जुलाई में भी करेगा, ऐसा नहीं होगा। नेदर, ना जून में करेगा ना जुलाई में करेगा, ये भी नहीं होगा। इधर और इधर
या जून में करेगा या फिर जुलाई में। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सी आंसर हो जाएगा। मतलब थीसिस को या तो वो जून में सबमिट करेगा या फिर हर हाल में कैसे भी जुलाई में तो सबमिट करेगा। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। जैसे आप अगर जैसे हिंदी वाले बच्चे हैं, सेंटेंस का सही से मीनिंग भी निकाल लेते हो तब भी आपका सही से आंसर यहाँ पे हो जाए। अब यहाँ पे आपका कंप्रहेंशन दिया गया है, पैसेज है, इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये प्रैक्टिस से आएगा, मैंने पहले भी बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे पैसेज तो मैंने ही आपको पढ़ के बताने वाली हूँ कि आपको यहाँ से पढ़ के ही आंसर देने हैं। ठीक है, बाकी आंसर मैं बता देती हूँ आपकी, लेकिन आप यहाँ पे ये करके लाए। पिछली बार मैंने क्लास में करवाया था, कोई किसी बच्चे ने कमेंट में कोई रिप्लाई नहीं दिया। आप लोग पता नहीं पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या फिर जो भी। ठीक है, आप लोगों के लिए चीजें लेके आई जाती है, तो जो चीज कमेंट में पूछी जाती है वो बताया करिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 38 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, पैसेज के हिसाब से। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो 39 क्वेश्चन है उसका भी ए आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो लास्ट में दिया गया है 40 नंबर का क्वेश्चन, इसको अगर देखें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाइज। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, कैन रिप्लेस द वर्ड प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। ठीक है, बुद्धिमान। तो रिप्लेस मतलब उसकी जगह पे किसको यूज कर सकते हैं, तो क्या हो गया, वाइज। इसके बाद और भी यहाँ पे ऑब्वियस का मतलब क्या होता है, स्पष्ट। उसी का मतलब क्या है, बात का बतंगड़ बनाने वाला। इसका इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण। ठीक है, तो ये आपके इंग्लिश के क्वेश्चन थे, हम लोग इंग्लिश हिंदी के करेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पे एक लोकोक्ति दी गई, होठों निकली कोड़ों चली। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है, मुंह से निकली बात सब जगह फैल गई, मतलब होठ से निकली कोड़ों चली। कोड़ों मतलब होता है कोस, कोस का मतलब हो गया कि बहुत दूर तक। ठीक है, भरपेट खाना चाहिए, हर बात का उपाय असंभव बात। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और होठों निकली कोड़ों चली लोकोक्ति का अर्थ होता है मुंह से निकली बात सब जगह फैल गई। ठीक है, इसके बाद लोकोक्ति का अगर देखें तो लोक प्लस उक्ति से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित कुछ कथाएं होती है, कुछ कथनी होती है, पहले के लोग बोल दिया करते थे। ठीक है, तो उसका ही ये मुहावरा अंश यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इनमें कौन सा उद्धत का पर्यायवाची शब्द है। तो अब उद्धत का पर्यायवाची यहाँ पे आपको बताना है। तो ये वर्ड आपको सही से पता होना चाहिए। ठीक है, तो उद्दत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखे हुए भी है, यहाँ से उद्दत के पर्यायवाची होते हैं तैयार, तत्पर, प्रस्तुत, मुस्तैद, आरूढ़, उत्सुक इत्यादि। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद उद्यम का अगर पर्यायवाची पूछे जाए तो उद्योग, श्रम, व्यवसाय, व्यवहार, प्रयास, यत्न इत्यादि। इसके बाद नित्य का क्या क्या होता है, रोज, हमेशा, सदैव, नित्यप्रत इत्यादि। अब प्रस्तुत का क्या हो गया, अज्ञात, अनदेखा, अदृष्ट, अनुपस्थिति इत्यादि। ठीक है, तो ये जितने भी पर्यायवाची आपको बताए जाते हैं आप अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिए हुए और इनको रिवीजन करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा यथेष्ट का विलोम है। देखो मेहनत तो आपको करनी होगी, रिवीजन भी करना होगा। बिना रिवीजन के आपकी कोई चीज तैयार नहीं है। आप सोचो कि मैं डेली करवाती रहूं, आप केवल एक बार क्लास देख ले बस, तो ऐसा नहीं है। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंग्लिश में हो या फिर हिंदी में, आपको नोट डाउन करने हैं, उसको फिर रिवाइज भी करना है। ठीक है, इनमें कौन यथेष्ट का विलोम है, यहाँ पे यथेष्ट का विलोम आपसे पूछा गया है। तो यथेष्ट का मतलब क्या होता है, जितना चाहिए उतना या पर्याप्त। ठीक है, यथेष्ट का मतलब होता है जितना चाहिए उतना। ठीक है, जितना चाहिए उतनी चीज मिल जाए। ठीक है, या फिर इसको पर्याप्त भी बोल सकते हैं। तो इसका क्या पूछा गया, विलोम पूछा गया है। अब इसका क्या हो जाएगा कि कम, मतलब कम कोई चीज मिल रही है। ठीक है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अनिष्ट का अगर पूछा जाए विलोम, तो इष्ट होता है, निकृष्ट का क्या होता है, उत्कृष्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यौगिक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे यौगिक सार्वनामिक कौन से होते हैं, जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, वे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे ऐसा, कैसा, जैसा, इतना, इतना। जैसे ऐसा किसने कहा, ऐसा राम ने कहा। ठीक है,
वह कैसा व्यक्ति है। ठीक है, तो क्या है कि एक सार्वनामिक विश्लेषण बताते हैं, किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं सर्वनाम के योग से मिलकर। ठीक है, उसको ही क्या बोलते हैं, यौगिक सार्वनामिक। तो यहाँ पे कौन सा नहीं पूछा गया है, कोई नौकर। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कोई नौकर, कैसा घर, ठीक है, जैसा देश ऐसा आदमी। तो कोई नौकर यहाँ पे नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि ऐसे कोई नौकर हम लोग कभी नहीं बोलते हैं। ठीक है, उसका नौकर, इसका नौकर, मेरा नौकर, इस प्रकार से वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, रसोइये ने खाना बनाया, वाक्य का काल यहाँ पे बताया है। रसोइये ने खाना बनाया है। ठीक, तो यहाँ पे वाक्य ये आपको पढ़ाए गए हैं। जिन लोगों क्लास नहीं देखी है देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे रसोइये ने खाना बनाया है, मतलब जैसे मान लो आपके घर में माता जी खाना बना रही है, तो माता जी ने खाना बनाया है, आपको पता है कि ये चीज मतलब पूरी हो चुकी है, इसलिए आपने बनाया है ऐसे। या फिर कोई व्यक्ति आया, उसने पूछा, मतलब आपके पिताजी आए कि खाना बन गया है? तो हाँ, माता जी ने खाना बनाया है या बना दिया है, इस प्रकार से। तो ये क्या है, तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान या फिर संभार। तो पूर्ण वर्तमान में आएगा, क्योंकि खाना मतलब यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, या फिर ऐसे बोलते रसोई ने खाना, रसोई में खाना बन रहा है, तो क्या होता है, मतलब अब संभावना है कि बन रहा है। ठीक है, इस प्रकार से पूर्ण वर्तमान काल, क्रिया की जिस रूप से कार्य के वर्तमान में पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त हो उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसे गीता ने पुस्तक पढ़ी है। ठीक है, इसके तत्कालिक कैसे होते हैं, क्रिया की जिस रूप से कार्य के होने या करने की निरंतरता का बोध हो, मतलब जो अभी कंटिन्यू अवस्था में है, उस वो किस में आ जाता है, तत्कालिक वर्तमान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करेंगे। नेक्स्ट है आपका, इसका सामान्य वर्तमान की अगर बात करें, क्रिया का वह स्वरूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाए, सामान्य वर्तमान कहलाता है। ठीक है, इसका संभाव मतलब संभावना है किसी चीज की पूरे होने की। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है भारी कोशिश। भारी कोशिश मतलब बहुत हार्ड वर्क, इसको कह सकते हैं हार्ड वर्क। तो किसका मतलब हो जाएगा हार्ड वर्क, भागीरथी प्रयत्न, या फिर मैदान मारना, लंगर लंगोट कसना, बिल्ली की गले में घंटी बांधना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भागीरथ प्रयत्न। भागीरथ ने बहुत सारे प्रयत्न करे थे, किसको, गंगा मैया को धरती पे लाने के लिए, जिससे कि उनके पूर्वज तृप्त हो सके। ठीक है, तो उन्होंने बहुत कठिन, तो क्या है, भारी कोशिश करी थी उन्होंने। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। इसके बाद मैदान मारना का क्या हो गया, विजय होना या फिर सफलता प्राप्त करना, लंगर लंगोट कसना, लड़ने के को तैयार होना। ठीक है, बिल्ली के गले में घंटी बांधना का मतलब कोई असंभव काम करने का प्रयत्न करना। तो ये भी आपको पता होने चाहिए, ये भी आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लेकिन, यहाँ पे लेकिन वर्ड दिया गया, समानाधिकरण समुच्चय बोधक किस भेद का उदाहरण है। लेकिन किस भेद का उदाहरण है, विभाजक, विरोध दर्शन, परिणाम दर्शन, संयोजक। तो किसका हो जाता है, विरोध दर्शन का ये उदाहरण है। ठीक है, विरोध दर्शन कौन से, ऐसे शब्द जो दो विरोधी कथन वाक्य या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे शब्द विरोध दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे लेकिन, मतलब कोई बात आप कह रहे हैं कि इस बार पेपर निकल जाएगा, लेकिन हमारा 40% वाला पोर्शन तैयार नहीं है। ठीक है, मतलब तो यहाँ पे विरोधी हो गया, एक तरफ आप कह रहे हैं कि एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन आपने लगा दिया कि ये वाला पोर्शन पढ़ना है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीजें, इसके बाद वरन, पर, परंतु, किंतु, मगर, बल्कि, ये सब कैसे हैं, विरोध दर्शन वाले वर्ड हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अब आपका यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, आपको गद्यांश को अच्छे से पढ़ के, फिर उसके प्रश्न पढ़ के यहाँ पे आंसर देने हैं। ठीक है, आंसर वैसे यहाँ पे है भी, आप यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन अपने साथ बिल्कुल भी वो कहते हैं कि आप सोचो कि यहाँ आंसर दिए ही है, यही देख के सीधे सीधे लिख लें, लेकिन ये चीज आपको फिर पेपर में नुकसान पहुंचाती है, इसलिए अच्छे से उसको पढ़िएगा।
फिर आंसर यहाँ पे दीजिएगा। ठीक है, तो ये थे हिंदी इंग्लिश और आपकी रीजनिंग वाला पोर्शन आज करवाया गया है। इसके बाद मैं फिर से बता देती हूँ कि करंट अफेयर की मंथली क्लासेस 16 फरवरी को करवाई गई है। ठीक है, 5 बजे। तो जिन बच्चों ने नहीं देखी वो लोग देखें। वहां पे मंथली के हिसाब से, मतलब जैसे अभी दिसंबर मंथ का करवाया गया है, दिसंबर मंथ में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीजें इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन करवाए गए हैं, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। इसी प्रकार से हम लोग मंथ वाइज करते चलेंगे। ठीक है, अभी दिसंबर से स्टार्ट किया है क्योंकि अभी आरआरबी के एग्जाम है, और इसके बाद ही नवोदय और ईएमआरएस और केवीएस के भी आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके अलावा कोई भी टीचिंग एग्जाम है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो उन सबके लिए आप एक बार देखिएगा, आपको करंट अफेयर अच्छा लगेगा। उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, लगभग 100 से ज्यादा प्रश्न है, तो उसको आप स्पीड में भी देख सकते हैं। ठीक है, और रिवीजन कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसको ज्यादा ज्यादा शेयर भी करिएगा। जो बच्चे कमेंट सेक्शन नहीं रिप्लाई करते हैं या फिर जो पूछा जाता है वो चीज कमेंट सेक्शन नहीं जवाब देते हैं, ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, अपने साथ धोखा मत करिए, नहीं तो वैकेंसी आपको पता ही है कि कितने दिन बाद आती है, तो मौका कोई भी छोड़िएगा मत। ठीक है, यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है, आप करते चलिए। ठीक है, और ये सब तो आपकी फ्री क्लासेस हैं, उनका कोई चार्ज भी नहीं है, आपको बस पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो ये एनवीएस का पेपर था। इसी प्रकार से हम लोग और भी पेपर्स करते रहेंगे, क्योंकि आपका यही सब रिपीट भी होते हैं, और इसमें जो भी ऑप्शंस में चीजें बताई जाती है वो भी आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बने रहिए लर्न टुगेदर से, और करते रहिए अपनी तैयारी। धन्यवाद।